गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो, आज की क्लास में जो डीजीएमएस की एग्जामिनेशन होने वाली है उन सब्जेक्ट जिसमें से लेजिस्लेशन एक सब्जेक्ट है और जो फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो वेंटिलेशन ऑफिसर हो, चाहे वो सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर हो, उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की चर्चा करने वाले हैं। और वो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट स्टेट्यूट में दी गई है। जैसे माइंस एक्ट 1952 में जो हमारा सेक्शन 17 है और जो माइंस एक्ट 1952 का ही सेक्शन 18 है, उसी तरह से माइंस रेस्क्यू रूल जो MRR के नाम से हम लोग जानते हैं, 1985 में जो रूल नंबर 24 है, रूल नंबर 24 है, इसमें जो है अपने को दिया हुआ है ड्यूटी ऑफ मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसी तरह से जो माइंस रेगुलेशन है, कोल माइंस रेगुलेशन, जिसको हम लोग CMR 2017 के नाम से जानते हैं, और इसके जो रेगुलेशन है 43, इसमें हम लोग कोल माइंस रेगुलेशन के तहत मैनेजर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। तो इस तरीके से जो भी मैनेजर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और कैसे चर्चा करेंगे ताकि परमानेंट मेमोरी में वो बैठा रहे, वो शब्द के रूप में, जैसे हम लोग कहते हैं 9 2 11 हो जाना, तो इसको जब विस्तृत करना रहता है तो हम लोग कहते हैं कि चोर ने पुलिस को देखकर भाग गया। ठीक उसी तरीके से हम लोग वो शब्द लेंगे जो रेगुलेशन अन्य स्टैट्यूट में दिया गया है और उस शब्द का आपको एक्सप्लेनेशन करना है। अगर उस शब्द को मोती के रूप में देखते हैं तो एक माला जो तैयार होती है, उस तरह से उस रेगुलेशन का पूरा जो सब रेगुलेशन है वो आपके दिमाग के परमानेंट मेमोरी में बैठेगी। जैसे कि एग्जांपल हम लोग कहते हैं बैजा निहपी नाला, ये जो 7 रंग सूर्य की बनी होती है, बैजा निहपी नाला, जिसको इंग्लिश में हम लोग व्हाइट बोयर कहते हैं, तो ये बै मतलब कि बैगनी, जा मतलब जामुनी। उसी तरह से आपको अपने रेगुलेशन के वर्डों को मोती के रूप में देखना है और उसका एक्सप्लेनेशन करनी है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और उसके तहत मैनेजर की ड्यूटी, सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी, वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी, असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा स्क्रीन जो आप देखेंगे, मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिएगा और उसके बाद जो है आप आकर के अपने नजरों को मेरे कर्सर के साथ मूव करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहां पर पहले नंबर में आपको दिखाई दे रही होगी, कर्सर मेरी दिख रही होगी आपको, तो कर्सर पर नजर रखिए। क्या कह रहा है 1 नंबर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिट लेवल माइनिंग एग्जीक्यूटिव। तो यूनिट लेवल माइनिंग एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी में सेक्शन 17 में ऑफ माइंस एक्ट, सेक्शन 18 ऑफ माइंस एक्ट, ड्यूटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर की बात की गई है सेक्शन 18 में। माइंस रेस्क्यू रूल 24 जो ड्यूटी ऑफ मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी की बात की गई है, CMR 43 में मैनेजर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, 44 में सेफ्टी ऑफिसर की गई है। CEAR 5 जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2023 के रेगुलेशन नंबर 5 में ड्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑफिसर की दी गई है। ये सेफ्टी ऑफिसर इलेक्ट्रिकल वाला होगा जो कि अपॉइंट करने की बात कही गई है, जिसको हम लोग प्री पेज 104 जो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो सिलेबस है उसके 104 पेज में हम लोग देख लेंगे। ड्यूटी ऑफ ब्लास्टिंग ऑफिसर रेगुलेशन या किसी अन्य स्टैट्यूट में यहां पर ब्लास्टिंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं दी गई है, लेकिन जनरल स्टैट्यूटरी रूल 985E GSR 985E में, जो कि उसका शब्दों के रूप में हम लोग केवल देखेंगे प्री पेज 64 में, जो कि मिश्रा सर माइनिंग क्लास के सिलेबस के अंतर्गत मैं लेजिस्लेशन सब्जेक्ट को कंक्लूड करके रखा हूं। देखिए CMR 45 की जब बात करते हैं तो असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं शब्द लिखी गई है। 2017 के रेगुलेशन में केवल ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर की लिखी गई, तो वो 45 रेगुलेशन के तहत देखेंगे। 46 रेगुलेशन में वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी दी गई है, 47 में ओवरमैन की दी गई है, 48 में माइनिंग सरदार की दी गई है, 49 में शॉर्ट फायरर की दी गई है। 50 की जब बात करते हैं
तो यहाँ पे 51 या फिर 52 या उसके आगे के जो रेगुलेशन हैं, जो आपके अंडर के जो लोग होते हैं, चाहे वो ऑन सेटर हो, चाहे बैंक्समैन हो, चाहे मैगजीन इंचार्ज हो, चाहे अटेंडेंस क्लर्क हो, उनके अंडर के लोगों को आपको डायरेक्शन देनी है, कंट्रोल करना है। तो जब तक उनकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता नहीं रहेगा, तब तक उनको आप डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। तो उनकी भी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, उसकी भी चर्चा हम लोगों को करनी है। किस रूप में? तो शब्दों के रूप में, शब्द जो कि एक मोती के रूप में मैं कहता हूं, और वो मोतियों से माला तैयार होता है, उस रेगुलेशन का पूरी की पूरी सब रेगुलेशन कंप्लीट होती है माला के रूप में। तो हम लोग 59 में कटिंग लोडिंग ऑपरेटर, जो हमारा ओपन कास्ट में चाहे सॉवेल हो, चाहे अंडरग्राउंड में सीयरर या कंटिन्यूस माइनर हो, उसकी लोडिंग ऑपरेशन की बात, लोडिंग ऑपरेटर की ड्यूटी की बात करेंगे। यूसी में मैकेनिक फिटर 59 रेगुलेशन में दिया गया है। 60 में मैगजीन इंचार्ज, 61 में अटेंडेंस क्लर्क, 62 में एचईएमएम ऑपरेटर और 63 में डंपर ऑपरेटर की बात करेंगे। तो यहां पर हम लोग इन ड्यूटियों के तहत आते हैं। सबसे पहले मैनेजर एज पर द माइंस एक्ट 1952, जो सेक्शन 17 में कहा गया है। क्या कहा गया है? पहला नंबर में, एवरी माइन शैल बी अंडर ए सोल मैनेजर, मतलब प्रत्येक खदान एक ही मैनेजर के अंदर में रहेगी। ही शैल हैव प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो अपने आप को प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन का होगा, टू बी अपॉइंटेड बाय ऑनर और एजेंट, जो कि वो मैनेजर ऑनर द्वारा या एजेंट द्वारा अपॉइंटेड होंगे। हाउएवर इफ द ऑनर एजेंट हैज द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, यदि ऑनर एजेंट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं तो वो अपने आप को मैनेजर के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये पहला सब रेगुलेशन आपने देखा। सब सेक्शन देखा। दूसरा सब सेक्शन में हम लोग कहते हैं ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल, यानी मैनेजर जो होता है, 4 शब्द है उसके अंतर्गत जो उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन, ये 4 शब्द ही उसकी ड्यूटी में आती है, जो कि इन ड्यूटियों को सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनर और एजेंट, जो कि वो ऑनर और एजेंट के इंस्ट्रक्शन पर वो काम करते हैं। और इन इंस्ट्रक्शन को लिखा हुआ है अगले लाइन में, मैनेजर शैल कंफर्म इन राइटिंग ऑफ एनी सच इंस्ट्रक्शन फोर्थविथ। तो इन इंस्ट्रक्शन को जितना जल्दी हो सके फोर्थविथ उसको रिटन में कंफर्म करानी होगी। तीसरा नंबर कहता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी एनी इंस्ट्रक्शन टू एनी पर्सन फ्रॉम ऑनर और एजेंट शैल कम थ्रू द मैनेजर। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी आदमी को इंस्ट्रक्शन देना चाहता है या ऑनर एजेंट देना चाहते हैं तो वो मैनेजर के थ्रू ही देने का काम करेंगे। तो ये सेक्शन 17 की बात हो गई, जो 3 सब सेक्शन में बांटा गया है। यहां पर हम लोग सेक्शन 18 की बात करते हैं, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट मैनेजर। तो ये ऑनर एजेंट मैनेजर में से पहला ड्यूटी जो दी गई है ऑनर और एजेंट की दी गई है, जिसमें कहा गया है ऑनर एंड एजेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल प्रोविजन इन कनेक्शन विद द कंप्लायंस ऑफ स्टैट्यूट। कानून का पालन करने के लिए जो फाइनेंशियल प्रोविजन से संबंधित जो ड्यूटी होती है वो ऑनर एजेंट की होती है। तो फाइनेंशियल प्रोविजन में इसी में जब आप मैनेजर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे तो मैनेजर अगर ऑनर एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो वही सप्लाई करते हैं सेफ्टी मटेरियल्स का, एप्लियंसेस का, जो उनकी ड्यूटी में दी गई है। दूसरा नंबर में कहा गया है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग आइटम शैल नॉट बी गिवन टू द मैनेजर। इन आइटम का मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। जैसे सेक्शन 50D में क्रीच के बारे में कहा गया, 15(8) का ई में पीट हेड के बारे में कहा गया, 15(8) का पी में कैंटीन के बारे में कहा गया। इसके लिए फॉर दिस द ऑनर और एजेंट ऑफ एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड फॉर द पर्पस शैल बी रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति को ऑनर एजेंट अपॉइंट करेंगे, जो मैनेजर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। किसके लिए? क्रीच, पीट हेड, कैंटीन के लिए। आते हैं तीसरा सब सेक्शन 18 का, क्या कहता है? इन केस ऑफ एनी कंट्रावेंशन ऑफ स्टैट्यूट ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ऑनर एजेंट और एनी पर्सन ऑन देयर बिहाफ टू एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन बाय पासिंग द मैनेजर, सच पर्सन आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब किसी भी कानून का उल्लंघन होता है किसके कारण से? ड्यू टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ऑनर एजेंट। ऑनर एजेंट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के द्वारा, या कोई व्यक्ति मैनेजर को बाईपास करके अगर इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन देता है, उसके चलते कोई कानून का उल्लंघन होता है तो वह इंस्ट्रक्शन देने वाला व्यक्ति भी रिस्पॉन्सिबल होगा, उस कानून के उल्लंघन का रिस्पॉन्सिबल होगा। चौथे नंबर में देखिए क्या कहा गया है, सब्जेक्टेड टू प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1, 2, 3 ऑनर एजेंट एंड मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस ऑफ द स्टैट्यूट। तो यहां पर सब सेक्शन 1, 2, 3 के लागू रहते हुए भी मैनेजर, एजेंट और ऑनर को कंप्लायंस, स्टैट्यूट के कंप्लायंस को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उनको भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो 5वां नंबर सबसेक्शन में कहा गया है, इफ एनी कॉन्ट्रावेंशन अकर ड्यू टू एनी पर्सन वर्किंग इन द माइन द फॉलोइंग पर्सन शैल आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किसी कामगार के द्वारा, जो खान में काम कर रहा है उसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वो व्यक्ति जो कानून का उल्लंघन करता है वह तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, लेकिन ये जो नीचे में ABC दिए गए हैं ये भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ए नंबर में कहा गया है सुपरवाइजर या सुपरवाइजर्स, तो कानून का उल्लंघन का दोषी इन्हें भी कहा जाएगा। द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ द माइन, इनको भी दोषी माना जाएगा। द पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18(2), अगर उसके तहत 18(2) के अनुसार क्रीज, पीट हेड, कैंटीन के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया गया है और उनसे संबंधित कोई कानून का उल्लंघन होती है तो उन्हें भी दोषी माना जाता है। प्रोवाइडेड दैट इफ ही कैन प्रूव दैट ही हैज टेकन सफिशिएंट केयर एंड डिलिजेंस टू ऑब्विएट दैट ही मे नॉट बी प्रीमिसिवली रिस्पॉन्सिबल। कहने मतलब कि अगर उपरोक्त व्यक्ति अपने बचाव के लिए पर्याप्त सबूत दे चुके हैं तो वो प्रीमिसिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं माने जाते। छठवां और आखिरी नंबर 18 सेक्शन का, 1952 के 18 सेक्शन का आखिरी पॉइंट छठवां नंबर क्या कहता है, ऑनर आर एजेंट ऑफ माइन कैन नॉट टेक ए डिफेंस ऑन द ग्राउंड दैट मैनेजर एंड अदर ऑफिसर्स हैव बीन अपॉइंटेड। अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है तो मैनेजर या ऑफिसर के अगेंस्ट में ऑनर एजेंट डिफेंस, बचाव का काम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा माइंस एक्ट 1952 के तहत ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का। अब यहां पे देखते हैं हम लोग ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी, रूल नंबर 24 जो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का है, जिसमें पहला कहता है मैनेजर और प्रिंसिपल ऑफिसर और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्वायरिंग रेस्क्यू सर्विस शैल टेक फॉलोइंग एक्शन। अगर जैसे ही इमरजेंसी की सूचना मिलती है, प्राप्त करते हैं, तो मैनेजर या सरफेस पर जो भी प्रिंसिपल ऑफिसर उपस्थित होते हैं तो वो एक्शन लेंगे। एक्शन लेने की प्रक्रिया में सबसे पहले इंफॉर्मेशन देने की बात कही जाती है। तो इंफॉर्मेशन किसको किसको दिया जाता है, यहां पे 5 लोगों को फोन करनी है। बंधुओं ध्यान रखिए, 5 पर्सन्स, 5 जगह टेलीफोन घुमाना है इमरजेंसी के केस में। वो कौन कौन सी है, ये नंबर में आपको आपके खान में या आसपास के खानों में जो रेस्क्यू रूम है, रेस्क्यू रूम के इंचार्ज को खबर करनी है। रेस्क्यू स्टेशन के दूसरा नंबर में रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को खबर करनी है। और रेस्क्यू स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को खबर करते समय आपको नेचर ऑफ इमरजेंसी बताना है कि वो किस तरीके का इमरजेंसी हुई है, आग लग गया है, बाढ़ आ गया है, एक्सप्लोजन हो गया है, विस्फोट हो गया है, छत ढह गई है, किस टाइप का हुआ है। अब अपने खदान के जो रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है उनको आप फोन करके बुलाएंगे, जो आरटीपीज होते हैं। सी नंबर में इंफॉर्मेशन टू द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ नियर बाई माइंस फॉर असिस्टेंस ऑफ द आरटीपीज नीडेड। बगल के खान के ऑनर एजेंट मैनेजर को कॉल करेंगे कि हमें आपके यहाँ के आरटीपीज की मदद की जरूरत है, हमारे यहाँ ऐसी इमरजेंसी हो गई है। डी नंबर में इंफॉर्मेशन टू द रेस्क्यू स्टेशन अबाउट द रेस्क्यू, ये बता चुका हूं। फिर ये डॉक्टर को खबर करनी है, कॉल फॉर मेडिकल असिस्टेंस को खबर करनी है, और इंफॉर्मेशन रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को भी देनी है। तो इस तरह से आपने इमरजेंसी होने के बाद इनको इंफॉर्मेशन दे दिया। दूसरे नंबर में हम लोग बात करते हैं ऑल रेस्क्यू एंड रिकवरी वर्क शैल बी कंडक्टेड अंडर द डायरेक्शन कंट्रोल सुपरविजन ऑफ द मैनेजर। तो मैनेजर के अंतर्गत ही वो रेस्क्यू रिकवरी का काम किया जाता है। However, in case of any major emergency like ignition, explosion, big underfloor, and inundation, where large number of persons are involved, manager or principal officer shall take decision from a group person। अगर बड़ी दुर्घटना, बड़ी इमरजेंसी हो गई है, जैसे इग्निशन हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, अंडरग्राउंड फायर हो गई है, इनंडेशन हो गया, जिसमें बड़े से ज़्यादा संख्या में लोगों के फंसे होने की संभावना है, तो मैनेजर या प्रिंसिपल ऑफिसर डिसीजन लेने के लिए इन व्यक्तियों का एक ग्रुप, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप अभी फेमस है, व्हाट्सएप ग्रुप
कंसिस्ट करेंगे, जिसमें से 4 मेंबर रहेंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 4 मेंबर रहेंगे। तो यहां पर पहला मेंबर कौन रहेगा? सीनियर जनरल ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि जनरल मैनेजर आपके हो सकते हैं, डायरेक्टर लेवल के रैंक के आदमी हो सकते हैं जो आपके कंपनी के होंगे। एक हो गई जिसका आपने व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया करेंगे या फिर अपना एक ग्रुप तैयार करेंगे डिसीजन लेने के लिए एज ए मैनेजर। ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीजीएमएस, डीजीएमएस का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, हो सकता है रीजनल इंस्पेक्टर हो या खुद डीजीएमएस साहब हो, उत्पल साहा साहब हो। तो तीसरे नंबर में जो आपको रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट के जो कंसर्न हैं उनको आपको बनानी है उस ग्रुप का मेंबर और रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव बनानी। ये 4 लोगों का ग्रुप तैयार करना है और डिसीजन लेने के लिए आप इनका ग्रुप तैयार करते हैं। तो ये ग्रुप में आप ध्यान रखिए, जो मैनेजमेंट के एक सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, दूसरा रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट होते हैं, तीसरा मैनेजमेंट का जो सीनियर ऑफिसर होता है, रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट का होता है, और साथ में जो आपके ट्रेड यूनियन के जो लीडर होते हैं उनकी ये 4 की ग्रुप होती है। अगर ये ग्रुप तैयार करने में ज्यादा समय लगता है तो मैनेजर जो है उस आग में फंसे व्यक्तियों को निकालने के लिए डिसीजन ले सकता है और उसको क्रियान्वयन कर सकता है अपने डायरेक्शन, कंट्रोल और सुपरविजन के तहत। तो ये जो है हम लोग देख लिए ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो कि 24 नंबर रूल के तहत हम लोग देखे। अब आते हैं जो यहाँ पर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एज पर 10 CMR 43 में जो है 1 नंबर में देखिए मैं लिखा हूँ, इन ओपन कास्ट माइन डेली पर्सनल सुपरविजन इन अंडरग्राउंड। और तो ओपन कास्ट के केस में डेली सुपरविजन, पर्सनल सुपरविजन करेंगे मैनेजर। इन अंडरग्राउंड के केस में 4 दिन प्रत्येक सप्ताह में करेंगे, जो कि 15 दिन में एक बार रात्रि में किया करेंगे। अगर इस तरीके से इंस्पेक्शन नहीं कर पाते हैं तो अपना इस इंस्पेक्शन न करने का रीजन अपने बाउंड पे बैठ के फॉर द पर्पज में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा नंबर में कहा मेंटेन डायरी एंड राइट, वो डायरी को मेंटेन करेंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इंस्पेक्शन के रिजल्ट को, डिफेक्ट को, रेक्टिफाई एक्शन को। तीसरा नंबर में मीट ऑल ओवरमैन ऑफिसर्स और एसीएम पर डे, तो प्रतिदिन वो मिलेंगे ओवरमैन से, सभी ओवरमैन से, ऑफिसर से, असिस्टेंट मैनेजर से, फॉर कंफर्मिंग देयर ड्यूटी, उनकी ड्यूटी को बताने के लिए, ड्यूटी के संबंध में पूछताछ करने के लिए। चौथा नंबर में इंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड अप्लायंसेस एंड रिपोर्ट इन राइटिंग टू द ऑनर एजेंट। अगर सफिशिएंट सप्लाई मटेरियल नहीं है, अप्लायंसेस नहीं है, तो आप ऑनर एजेंट को रिपोर्ट करते हैं। अगर खुद ऑनर एजेंट है तो उसकी सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, पर्याप्त स्टॉक बना रहे। 5वां नंबर में ऑनर एजेंट विद इन 3 days ऑफ द रिसिप्ट इंटीमेट टू द मैनेजर इन राइटिंग एक्शन टेकन। ऑनर एजेंट जैसे ही ये रिसिप्ट पाते हैं तो ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑनर एजेंट में आप शामिल कर सकते हैं कि जैसे ही मैनेजर द्वारा 3 रिसिप्ट पाते हैं, किसी चीज का मांग लिखित रूप में पाते हैं, तो वो 3 दिन के अंदर मैनेजर को क्या एक्शन लिए इसके संबंध में राइटिंग में रिपोर्ट देनी है। 6वां नंबर में कहा गया असाइन पर्टिकुलर ड्यूटी एंड इंश्योर एवरी पर्सन अंडरस्टैंड द प्रोविजन ऑफ ARR, मतलब कि जो अपना एक्ट है, रूल है, रेगुलेशन है, उसके तहत जो प्रोविजन दी गई है उसके सभी लाइनों को संबंधित व्यक्ति समझे, उनकी पर्टिकुलर ड्यूटी क्या होती है उनको असाइन करना है और उनको समझाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को भी सुनिश्चित करनी है। 7वां नंबर में प्रोवाइड ट्रेसिंग टू एवरी ओवरमैन, प्रत्येक ओवरमैन को नक्शा देनी है जिसमें कि रिडक्शन का तरीका और डीजीएमएस की जो प्रोविजंस लगी होती है वो लिखी रहती है। फॉर ओपन कास्ट माइन उस ट्रेसिंग में सेक्शन शो किया गया रहता है। 8वां नंबर एग्जामिन रेस्क्यू, जो RRR यहां पर कहा गया है, तो रिकॉर्ड रिपोर्ट रिजल्ट को। RRR पिक्चर एक साउथ इंडिया की बहुत फेमस हुई थी, जिसमें हम लोग RRR का फुल फॉर्म तो नहीं जानते, लेकिन यहाँ पे जानेंगे RRR का फुल फॉर्म। रिकॉर्ड रिजल्ट रिपोर्ट पर वो जांच करते हैं और काउंटर साइन करते हैं। अपनी ड्यूटी को डेलीगेट असिस्टेंट मैनेजर को कर सकते हैं, ऑफिशियल एक्सेप्ट स्पेसिफिक प्रोविजन को छोड़ करके, जिसमें उनको काउंटर साइन करनी ही रहती है। 9वां नंबर में केयरफुली इन्वेस्टिगेट राइटिंग कंप्लेंट, तो केयरफुली इन्वेस्टिगेट करेंगे जो उनके राइटिंग में कंप्लेंट आती है या फिर रिप्रेजेंटेशन होता है। 10वां नंबर में इंस्पेक्ट साइट ऑफ एक्सीडेंट एज सुन एज पॉसिबल, इंक्वायरी फॉर कॉज, तो एक्सीडेंट के साइट को इंस्पेक्ट करेंगे जितना जल्दी संभव हो सके और उसके कारण को इंक्वायरी करवाएंगे और 15 दिन के अंदर में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को इस इंक्वायरी की रिपोर्ट को भेजेंगे। 11वां नंबर परफॉर्म ड्यूटी ऑफ सेक्शन 17, 18 माइंस रेस्क्यू रूल 24 एटसेट्रा
को, और 12वां नंबर में यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो सेफ्टी ऑफिसर की ड्यूटी है या फिर वेंटिलेशन ऑफिसर की ड्यूटी है या असिस्टेंट मैनेजर की ड्यूटी है वो अगले वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं, एक दूसरी चैनल भी है मिश्रा सर 03 चैनल, ये 2 चैनल चल रही है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास की चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और लाइक करिए। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिए कि क्या आपको समझनी है, क्या डाउट है। थैंक यू फ्रेंड्स।